दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जीएस के प्रश्नों को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो इस समय जो हम प्रश्न लेकर उपस्थित हैं वो यूनिट जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की यूनिट है, यानी आईसीटी से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित है। ठीक है ना? तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर इसके पहले की आप वीडियो नहीं देखे हैं, आईसीटी की हमने 2 वीडियो पहले डाली है, उसे भी देख लीजिए। साथ ही पर्यावरण की हमने बहुत महत्वपूर्ण 2 वीडियो डाली है, उसे भी आप यूट्यूब पे जाकर के एग्जाम कांकस चैनल को सर्च करिए और वहां उस आपको वह वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसे भी पढ़ लीजिए। और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? आपको बताना है कि इसमें से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। तो देखिए, वेब 2.0 क्या करता है? देखिए, वेब 2.0 का अनुप्रयोग है लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। कौन? वेब 2.0, यानी बी ऑप्शन सही है। वेब 2.0 क्या होता है? यह ऐसे प्रोग्रामों या एप्लीकेशंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें दो लोग आपस में कोई जानकारी बांटने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं। आप इतना ही जानिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं देना है। मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि वेब 2.0 का अनुप्रयोग, अब देखिए आप यहाँ ट्रिक बना सकते हैं। 2.0 मतलब 2 से अधिक लोग जहां भी आ जाए, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें, सूचनाओं को साझा करें, वही वेब 2.0 का अनुप्रयोग है। ठीक है ना? इसे वीडियो शेयरिंग साइट या सोशल मीडिया साइट से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही याद रखिए। वेब 2.0 क्या है? जहां एक से अधिक लोग आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करें, आपस में बातचीत करें, वीडियो शेयरिंग करें, ठीक है, ये सब चीजें करें, वही वेब 2.0 का अनुप्रयोग है। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? किस पर? मोबाइल फोन पर। अब प्रचालन पद्धति मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग। प्रचालन पद्धति का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मोबाइल फोन में कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? तो आप जानते हैं कि इसमें एंड्रॉइड, आप जानते हैं एंड्रॉइड मोबाइल दिन रात आप सुनते होंगे। तो एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड प्रचालन पद्धति है जिसका प्रयोग मोबाइल फोन के प्रचालन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, जो एंड्रॉइड है इसको पहले इंक ने शुरू किया था, लेकिन बाद में गूगल ने इसमें पैसे लगाकर, आर्थिक सहायता देकर या इसे खरीद कर गूगल ने इसे 2005 में खरीद लिया। ठीक है, गूगल ने कब खरीदा इसे? 2005 में गूगल ने खरीद लिया। और सबसे पहला जो 2005 में गूगल ने खरीदा, और एंड्रॉइड का जो मोबाइल वर्जन का अनावरण है वह हुआ 2007 में। लेकिन जब सबसे पहले एंड्रॉइड फोन कब आया मार्केट में? तो वह आया 2008 में। ठीक है ना? और एंड्रॉइड जो है किस पर आधारित है? लिनक्स पर। एंड्रॉइड लिनक्स पर आधारित है और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो एंड्रॉइड का निर्माण किया गया है वो बेसिकली मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टच स्क्रीन जैसे उपकरणों के लिए इसे बनाया ही गया है। ठीक है ना? तो 2005 में इसे गूगल ने खरीदा, 2007 में इसका अनावरण किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 2008 में पहली एंड्रॉइड मोबाइल मार्केट में आई। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। मोबाइल फोन पर कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? तो एंड्रॉइड। अगला देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, ज्ञानवाणी क्या है? आपको बताना है कि ज्ञानवाणी क्या है। तो ज्ञानवाणी है एक एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क। आपने सुना भी होगा इसको शायद। ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी है एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, ज्ञानवाणी एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? यह वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह इसे एक एजुकेशनल चैनल के तौर पे शुरू किया गया था। आप जानते हैं कि जो एफएम रेडियो का जो नेटवर्क एरिया होती है वो लगभग 60 किलोमीटर तक की होती है। तो 60 किलोमीटर तक के क्षेत्र में यह एफएम रेडियो स्टेशनों के माध्यम से ज्ञानवाणी कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है ना? और यह सब देश के सभी एफएम रेडियो चैनलों पर इसका प्रसारण किया जाता है। साथ ही यह इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में, क्या है? इंग्लिश। ज्ञानवाणी किसमें किसमें चलती है? तो यह हिंदी इंग्लिश, हिंदी एवं लोकल लैंग्वेजेज या क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेजेज में यह ज्ञानवाणी का प्रसारण किया जाता है। और इस पे विद्यार्थियों के, छात्रों के लिए जो
ज्ञानवर्धक चीजें हैं उसका प्रसारण किया जाता है। ठीक है, तो इसे ज्ञानवाणी को याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2000 में हुई। ठीक है, और यह जो है एफएम रेडियो चैनल पर इसका प्रसारण किया जाता है और यह इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। इतना ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला सैटेलाइट या भारत का पहला उपग्रह कौन था जो शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित था? तो देखिए भारत शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह जो था वह था एडुसेट। क्या था? एडुसेट, EDU और SAT मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, तो एडुसेट जो था इसे जो है GSAT-3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GSAT-3 भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एडुसेट को GSAT-3 भी कहते हैं और यह भारत में शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह था। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को, 20 सितंबर 2004 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो एडुसेट शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। इसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है और यह 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा ऐसा रॉकेट है जो सबसे भारी रॉकेट है और उसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत का जो सर्वाधिक भारी रॉकेट है उसका नाम है GSLV MK3। क्या है? GSLV MK3। GSLV का मतलब क्या होता है? जियो सिंक्रोनस। क्या होता है? मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, जियो सिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, यह GSLV का MK3 का फुल फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है। ठीक है, और इसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सबसे भारी का मतलब क्या है? इसका वजन है, इस रॉकेट का वजन है 640 टन। कितना है? इस रॉकेट का वजन है 640 टन और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 43.43 यानी 43.43 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, और यह रॉकेट 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। कितना? 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है यह रॉकेट। ठीक है, इसीलिए इसे भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट या इसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसका वजन 640 टन है, ऊंचाई है 43.43 मीटर और 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में यह सक्षम है। क्या नाम है इसका? GSLV MK3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है? आपको बताना है कि एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है। अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में देखते हैं EMIS क्या होता है। तो EMIS क्या होता है? तो देखिए EMIS का जो फुल फॉर्म है, देखिए फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में ही दिया गया है कि हम फुल फॉर्म पूछेंगे जरूर। ठीक है ना, और खासकर ICT से संबंधित फुल फॉर्म पूछने की बात कही गई है, तो इसलिए फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। देखिए EMIS में E का मतलब होता है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। ठीक है, और M का मतलब होता है मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, और I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है, और यस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो EMIS का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के विकास का जो प्रथम चरण है वह क्या होता है? तो वह पहला उद्देश्य होता है। जब कोई भी सिस्टम आप विकसित करेंगे तो उसका सबसे पहला कार्य क्या होगा? लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। ठीक है ना, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना इसका पहला उद्देश्य होता है। ठीक है ना, और EMIS क्या है? EMIS शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक सूचना प्रणाली है। क्या है? एक व्यापक सूचना प्रणाली है। किसके लिए है? शिक्षा क्षेत्र के लिए यह एक व्यापक सूचना प्रणाली है। क्या? EMIS। ठीक है ना, यह नीति निर्माण, विश्लेषण, योजना निर्माण आदि निर्णय लेने में सहायता करती है। कौन? EMIS। ठीक है ना, तो EMIS का जो विकास है उसका जो प्रथम चरण है वह है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। EMIS का जो फुल फॉर्म है वह है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यह शिक्षा क्षेत्र में एक व्यापक सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करती है जो नीति निर्माण, विश्लेषण और योजनाओं के निर्माण में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? देखिए शब्द संक्षेप से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? देखिए ALGOL क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को BIOS के नाम से जाना जाता है या बायोस के नाम से जाना जाता है। कैड, कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसे याद रखिएगा। डी ऑप्शन है 5GPL यानी फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए इसमें P का मतलब लोग प्रोग्रामिंग लगा लेते हैं, लेकिन इसमें P शामिल नहीं है, इसे कहते हैं 5GL, मतलब 5GL का मतलब है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसमें P शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 5GPL जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह गलत है, उसे 5GL के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक, क्या नाम है इसका? संदेश पाठक विकसित किया गया है, किसके लिए? मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए और पर्यटकों के लिए। तो आप बताइए कि संदेश पाठक नाम का जो नया सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है किसानों के लिए। संदेश पाठक जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास किसानों के लिए किया गया है और इसके द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, क्या है? इसके तहत किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दी जाएगी, मौसम संबंधित जानकारी दी जाएगी, ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी दी जाएगी और उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कृषि से संबंधित समस्याओं के हल का प्रयास किया जाएगा, किसके? किसानों के, ठीक है। तो जो नया सॉफ्टवेयर है संदेश पाठक, उसका जो विकास किया गया है उस किसके लिए किया गया है? किसानों के लिए किया गया है, जिसके द्वारा उन्हें कृषि के संबंध में जानकारी, मौसम के संबंध में जानकारी और कृषि में आने वाली कोई भी समस्या है उसके समाधान, उसके हल का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि किसानों के लिए जो यह संदेश पाठक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है यह 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कितने में? 8 भारतीय भाषाओं में यह उपलब्ध है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो संदेश पाठक किसके लिए है? किसानों के लिए है, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। क्लास, CLASS, क्लास क्या है? आपको इसके बारे में बताना है कि क्लास, तो देखिए क्लास को जानने के पहले क्लास का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो क्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो C का मतलब है कंप्यूटर, C का मतलब क्या है? कंप्यूटर। L का मतलब क्या है? लिटरेसी, LITERACI, ठीक है, तो लिटरेसी हो गया। एंड ए का मतलब एंड, और स्टडीज, STUDIES, स्टडीज इन स्कूल, SCHOO, ठीक है। तो क्लास का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। आपको यह फुल फॉर्म याद रखना है, यह जरूर पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में कि क्लास क्या है। तो क्लास का देखिए फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछा है कि क्लास क्या है, आपने जब इसका फुल फॉर्म देखा तो आपको कुछ पता चला? इसमें से ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है? तो देखिए कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, आप इससे मिलान करिए तो देखिए विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, ठीक है ना, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, यही है क्लास। और आप जानते हैं कि क्लास का मतलब क्लास ही होता है जहां पढ़ाई लिखाई होती है, स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है, उसी को क्लास कहा जाता है जहां स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं। तो क्लास है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, और ये क्या है? विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? आपको बताना है कि विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? तो देखिए ICT दिया है, MCC दिया है, CST दिया है और CTP दिया है। तो विद्यालयों के लिए जो कंप्यूटर शिक्षण योजना है वह कौन सी है? तो वह है ICT, ठीक है, ICT विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना है, ठीक है ना। यह एक बहुआयामी शब्द है, ठीक है, यह एकीकृत संचार व दूर संचार और कंप्यूटर के एकीकरण के साथ साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर की भूमिका पर जोर देता है। तो मतलब यह क्या है? ICT का मतलब क्या है? ICT इंफॉर्मेशन, ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यह है ICT। अब देखिए ICT में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है और मतलब सूचना भी है और संचार भी है और सूचना संचार भी है, ठीक है ना, और जो है
टेक्नोलॉजी भी इसमें समाहित है। तो यह सबको मिला के यह जो है एकीकृत दूरसंचार कंप्यूटर के एकीकरण के साथ साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर या मिडवेयर की भूमिका यह निभाता है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा कंप्यूटर विद्यालयों में जो कंप्यूटर शिक्षण की योजना है वह आईसीटी के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है ना। तो आईसीटी को याद रखिएगा, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना में आईसीटी की योजना को ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था? आपको बताना है कि किस वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था। तो देखिए वर्ष 1997 में डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था। अब देखिए डीडी ज्ञान दर्शन 1 जो है वह इग्नू के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से मानव विकास मंत्रालय की एक शिक्षा मीडिया पहल है। अब देखिए डीडी ज्ञान दर्शन में कौन कौन जुड़ा है इसकी बात करते हैं। डीडी ज्ञान दर्शन में कौन कौन सा जुड़ा है? तो यह है इग्नू इसके साथ जुड़ा है। इसके साथ जो है सूचना और डीडी ज्ञान दर्शन में कौन कौन जुड़ा है? एक इग्नू जुड़ा है, एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय जुड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी डीडी ज्ञान दर्शन से जुड़ा है। प्रसार भारती इससे जुड़ा है, डीडी ज्ञान दर्शन से प्रसार भारती जुड़ा है और प्लस इसमें जुड़ा है इसरो। ठीक है, इसरो इसके साथ जुड़ा है। तो देखिए डीडी ज्ञान दर्शन इग्नू के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसकी है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शिक्षा मीडिया पहल है। क्या है? शिक्षा मीडिया पहल है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्या है? डीडी ज्ञान दर्शन इग्नू, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इसरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शिक्षा मीडिया पहल है और इसे याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसे औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? औपचारिक रूप से इसे कब आरंभ किया गया था? औपचारिक आरंभ इसका वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा इन दोनों तिथियों को कि डीडी ज्ञान दर्शन की शुरुआत की गई थी 1997 में, लेकिन इसका औपचारिक आरंभ हुआ था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रक्षेपण यान द्वारा इमीसैट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया था? अब देखिए इमीसैट एवं अन्य उपग्रहों को, तो इमीसैट क्या है? देखिए इमीसैट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि जो इमीसैट है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इमीसैट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ठीक है ना। क्या है? EMI सेट उसे बोलते हैं। तो इसे यह क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ठीक है, तो यह इमीसैट भारत का यह प्रथम भारतीय जासूसी उपग्रह है। क्या है इमीसैट? भारत का प्रथम भारतीय जासूसी उपग्रह है इमीसैट। ठीक है ना। तो इमीसैट जो है प्रथम भारतीय जासूसी उपग्रह है। ठीक है ना। अब इसे कब इसे प्रक्षेपित किया गया था? तो 1 अप्रैल 2019 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रश्न में ही लिखा है। अब आपसे पूछा गया है कि इसे किस सैटेलाइट के द्वारा, किस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए PSLV C45 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न है किस प्रक्षेपण यान द्वारा इमीसैट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट यानी इमीसैट, यह भारत का प्रथम भारतीय जासूसी उपग्रह है और इसे PSLV C45 से 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा है वह की गई थी 24 जुलाई 1968 को, यानी 24 जुलाई 1968 को। इस तिथि को याद रखिएगा।
पूरी तिथि को यानी 24 जुलाई को भी याद रखिएगा, केवल जुलाई नहीं याद रखिएगा। 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि यूजीसी इस प्रश्न को बहुत लाइक करता है, ठीक है ना। तो 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, एक बना था कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग के बारे में आपने सुना होगा। कोठारी आयोग यह कब बना था? यह जो है 1964 से 66, ठीक है। तो कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में बना था और उन कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर ही, कोठारी आयोग ने ही संस्तुति की थी, उसी के आधार पर 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस कमीशन के उस पे रिकमेंडेशन पे किया गया है, तो संस्तुति पे किया गया है, तो वह है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कोठारी आयोग कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया है, ठीक है। तो एक याद रखिएगा कब किया गया, तो 24 जुलाई 1968 को। और देखिए, जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया, यह याद रखिएगा। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। किसमें? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया और इसी के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में अक्सर पूछता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत शुरू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी शुरुआत हुई। और जो यह शिक्षा नीति थी, इससे असमानताओं को दूर करके सभी वर्गों के शैक्षिक अवसर की बराबरी के लिए इसमें जोर देने का कहा गया था। मतलब असमानताओं को दूर करके शिक्षा तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। तो यह जो है 24 जुलाई 1968 को हुई थी। अब देखिए, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी हुई है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हो गई है और इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक पूरे टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे और इसके बारे में जो भी प्रॉस कॉन्स होंगे उसके बारे में बताएंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी भी चर्चा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाते समय करेंगे। तो अभी इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए जानिए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की संस्तुति पर 24 जुलाई 1968 को यह जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, ठीक है ना। और इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई और असमानताओं को दूर करने का संकल्प इसमें समाहित था, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है। शिक्षण के द्वारा, देखिए, शिक्षण द्वारा छात्र में जो परिवर्तन आता है वह परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति में, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में और अनुभव में। तो देखिए, जो शिक्षण है वो शिक्षण जो है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है ना। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो महत्वपूर्ण उपकरण है वह शिक्षा ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन परिलक्षित होता है वह एटीट्यूड में है। पढ़े लिखे आदमी का एटीट्यूड अलग हो जाता है, ठीक है, और वह जो है किसी विषय वस्तु के प्रति एक तरफ आकर्षित भी होने लगता है, ठीक है। इसी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में एटीट्यूड का विकास, इसे अभिवृत्ति कहिए या एटीट्यूड कहिए, एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है और वह किसी विषय वस्तु के प्रति या व्यक्ति के रुझानों और प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह अभिवृत्ति, ठीक है ना। तो शिक्षा इन्हीं रुझानों को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? अभिवृत्ति को परिवर्तित करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 15वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या इसे आप कह सकते हैं एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है, यह भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है? एक सांविधिक निकाय है। यह अस्तित्व में कब आया? तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एक सांविधिक निकाय है यह अस्तित्व में आया, इसे बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एनसीटीई जो है कब बना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में चलती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन, किसके अधीन? राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन जो है 17 अगस्त 1995 को, कब? 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, केवल इतना ही पूछ ले कि एनसीटीई या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 17 अगस्त 1995 को की गई थी। ठीक है ना? अब देखिए 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल है वह 1992 से 97 है, तो इसने सीधे तिथि न पूछ करके, साल न पूछ करके पंचवर्षीय योजना के रूप में इस प्रश्न को पूछा है। तो 1992 से 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू थी, जबकि एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम इसके लिए आया था 1993, इसके तहत एनसीटीई की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।